दिखाई नहीं देता, मैं स्नान कर रही हूँ। रानी के राज्य में आते ही राजा की अन्य 6 रानियों को बहुत जलन हो रही थी। छोटी रानी को नहीं पता था कि बड़ी रानियां उन्हें किस प्रकार से गलत बातें बता रही हैं। तुम इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में मार कर जमीन में दफना देना। परंतु हम वहाँ पर कुछ समय से एक चंपा का फूल और कुछ बांस के पौधे देख रहे हैं। भैया, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं। मैं टूट जाऊं या लघु आकाश। भैया, हमारी माँ फूल लेने आई है। उन्होंने बड़ी प्यार से मेरे को सहलाया है। Presented by Classy Tones। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 6 रानियां थीं। राजा बहुत ही दयालु था, हमेशा अपनी प्रजा के भलाई में काम करता था। मैंने एक एक करके 6 रानियों से विवाह किया, परंतु किसी भी रानी से मुझे संतान नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? राजा ने सभी मंदिरों में पूजा किया, दान धर्म किया, फिर भी उन्हें किसी भी रानी से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने पहुंचे। वह एक हिरण का पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर आ गए, परंतु हिरण उनकी आंखों से ओझल हो गया। राजा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें हिरण नहीं मिला। गर्मी के कारण राजा को बहुत तेज प्यास लग गई थी। कुछ दूर चलकर देखता हूँ, शायद कहीं पीने का पानी मिल जाए। आप कौन हैं? आपको दिखाई नहीं देता, मैं स्नान कर रही हूँ। आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर देखा तो एक लड़की स्नान कर रही थी। राजा जल्दी से पीछे मुड़ जाते हैं। मुझे क्षमा करिए, मैंने नहीं देखा कि आप यहाँ पर स्नान कर रही हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम माया है। मैं इस जंगल में लकड़ी और फल तोड़ने आती हूँ। पास ही में मेरा गांव है, जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मैं यहाँ से फलों को तोड़कर बाजार में बेचती हूँ, जिससे हमारा गुजारा होता है। आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था, परंतु मैं रास्ता भूल गया। आप मुझे रास्ता बता दीजिए। मैं अगली बार आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। माया, यह तो बताओ कि अगली बार हमारी मुलाकात कहाँ होगी? मैं हमेशा यहीं पर आती रहती हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं मिली तो आप मेरे गांव आ जाइएगा। मैं वहाँ पर जरूर मिल जाऊंगी। राजा माया बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? 2 अजनबियों को देख सारे गांव के लोग जुट गए। बाबूजी, इसके घर में इसकी माँ के सिवा कोई नहीं था और वह भी चल पड़ी। अब ये अकेली हो गई। आप ही बताइए, ये रोए नहीं तो क्या करे? आप लोग कौन हैं? हम सीतापुर राज्य के राजा और ये हमारे मंत्री जी हैं। यह सुनने के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी लोगों ने राजा का बहुत अच्छा से स्वागत किया। माया पर मोहित हो चुका था। उसे माया से मिलने की बार बार इच्छा हो रही थी। मेरी 6 रानियां होने के बाद भी मैं माया की तरफ क्यों मोहित हो रहा हूँ? मेरा दिल माया की ओर क्यों जा रहा है?
उसने अपने साथ बीती सारी घटना मंत्री को बताई। महाराज, जब वह लड़की आपको पसंद है तो आप उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य की उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री जी, मुझे आपकी बात सही लग रही है। हम कल ही माया से मिलने के लिए चलते हैं। अगले दिन राजा और मंत्री माया से बात करने के लिए चल देते हैं। झरने के पास बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी माया नजर नहीं आई। मंत्री जी, मुझे लगता है माया यहाँ से आके लौट चुकी है। उसने बोला था कि अगर मैं यहाँ ना मिली तो आप मेरे गांव आ जाइएगा। हमें उसके गांव चलना चाहिए। ठीक है महाराज, हम उनके गांव चलते हैं। सुनो, हमें माया के घर जाना है। क्या तुम हमें उसका घर दिखा सकते हो? उसका घर यहीं सामने ही है। माया, बाहर आओ। देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुखिया जी, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं माया से विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, हमें कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? हमारे गांव की बेटी राज्य की रानी बनेगी। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? सभी गांव वालों ने पूरी तैयारी करने के बाद माया का विवाह राजा से कर दिया। माया, आज से तुम्हारा नाम राजलक्ष्मी रहेगा। राजा और मंत्री नए रानी राजलक्ष्मी को लेकर वापस महल चल दिए। रानी के राज्य में आते ही राजा की अन्य 6 रानियों को बहुत जलन हो रही थी। वे सभी मन से बहुत दुखी थीं, परंतु ऊपर के मन से उन्होंने छोटी रानी और राजा का स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय छोटी रानी के साथ ही बीतता था। रानी राजलक्ष्मी बहुत ही भोली और मासूम दिल की थी। उसे नहीं पता था कि 6 बड़ी रानियों के मन में क्या चल रहा है और वह उससे कितना नफरत करती हैं। जबकि सबसे छोटी रानी सभी रानियां को अपनी बड़ी बहनों जैसा सम्मान देती थीं। राजा रानी की शादी को 1 साल हो गए, परंतु अब भी उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा बहुत खुश हो गए। अब राजा रानी राजलक्ष्मी का बहुत ही ख्याल रखने लगे और रानी को कोई चीज का दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने कई नौकर भी लगा दिए। यह सब सुनने के बाद पूरे राज्य में खुशी ही खुशी थी। सारे प्रजा में खुशी का माहौल था, परंतु अन्य 6 बड़ी रानियों को बहुत जलन हो रहा था। छोटी रानी तो राजा को बहुत पहले से ही प्रिय है, परंतु बच्चा होने के बाद तो वह और भी उसको मानने लगेंगे। फिर हमारा क्या हो? राज, हमारे राज्य में एक महात्मा आए हैं। वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। क्यों ना हम उनको बुलाकर इस परेशानी के बारे में बताएं? ठीक है मंत्री जी, उनको पूरे मान सम्मान के साथ महल में बुलाया जाए। जब वह महात्मा पहुंचे तो राजा ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी दरबार में बुला लिया। महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए महल में रुकना चाहता हूँ। ठीक है महात्मा जी। मंत्री जी, इनके महल में रुकने का इंतजाम कीजिए और ध्यान रहे, इन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए।
रानिया, आप लोग भी महात्मा की सेवा करिएगा। 6 रानियां जब महात्मा को देखती तो किसी न किसी बहाने से दूसरे जगह चली जाती, जबकि छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा का बहुत सत्कार आदर करती थी। कुछ दिनों के बाद महात्मा जाने लगे, तब उन्होंने सभी को बुलाकर आशीर्वाद दिया और छोटी रानी को बोला, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हें बहुत जल्द संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों के बाद छोटी रानी गर्भवती हो जाती है और उसने राजा को यह बात बताई। वे सभी आपस में बात करके छोटी रानी को परेशान करने की योजना बनाती थी, परंतु उनकी कोई योजना सफल नहीं हो पाती थी। कोई ना कोई उनके बीच में आ जाता था। कभी मंत्री जी आ जाते तो कभी राजा। वह बड़ी रानी से बोली, दीदी, मेरे पेट में दर्द हो रहे हैं क्योंकि मेरी गर्भावस्था का समय हो चुका है। इसका कोई उपाय बताइए दीदी। छोटी रानी के गर्भावस्था का समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी सोच रही थी कि इसका अभी इतना ध्यान रखा जा रहा है तो बचा होने पर कितना ध्यान रखा जाएगा, इसलिए उसको छोटी रानी से बहुत जलन हो रही थी। तुम यहीं पर रुको, मैं दाई को बुला कर लाती हूँ। सुनो, मैं जैसा बोलूंगी तुम्हें वैसा ही करना है। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगी। इतना बोलकर दाई को भी अपने में शामिल कर ली। तुम छोटी रानी के दरवाजे पर जाओ और वहाँ देखो कि कोई दूसरा ना आ जाए। दाई छोटी रानी के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगी कि दिन बीत रहे थे। रानी के गर्भावस्था का दिन भी पूरा होने वाला था। तभी महाराज, हमारे राज्य पर हमारे पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया है। मंत्री जी, आप जल्दी से सेना को लेकर जाइए और लड़ाई को संभालिए। ठीक है महाराज, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। परंतु मंत्री से कुछ नहीं हुआ। इसके बाद राजा ने स्वयं लड़ाई लड़ने का फैसला किया और उन्होंने बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, छोटी रानी अभी गर्भावस्था में है। उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। आप उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं लड़ाई में जा रहा हूँ। राजा इतना बोलने के बाद सेना को लेकर लड़ाई में चल दिए। अब तो बड़ी रानियों को अच्छा समय मिल गया कि वह छोटी रानी को दुख दें। वह छोटी रानी को गलत बात बताने लगी और उसे ऐसे काम करवाती थी जिससे उसके गर्भावस्था को नुकसान पहुंचे। छोटी रानी को नहीं पता था कि बड़ी रानियां उन्हें किस प्रकार से गलत बातें बता रही हैं। उसे लग रहा था कि बड़ी रानियां उसके लिए अच्छा ही सोचेगी, इसलिए वह आंख बंद करके सभी के बातों पर विश्वास कर रही थी। एक दिन की बात है, छोटी रानी को अचानक से पेट में दर्द होने लगा। कोई आ न जाए। रानी राजलक्ष्मी को बहुत ही दर्द हो रहा था, परंतु अन्य 6 बड़ी रानियों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चे को जन्म दिया, जिसमें से 6 लड़के और 1 लड़की थी। बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण रानी बेहोश हो गई। यह सब देखने के बाद दाई ने सभी बड़ी रानियों को बुलाया और उन्हें बच्चों को दिखाया। छोटी रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिए हैं और वह बिल्कुल स्वस्थ है।